स्टूडेंट्स, आज हम टेरिडोफाइट्स के जनरल कैरेक्टर्स या सामान्य लक्षणों का अध्ययन करेंगे। यदि हम टेरिडोफाइट्स के शाब्दिक अर्थ पे जाएं, तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है टेरॉन, जिसका अर्थ होता है पंख, और दूसरा शब्द है फाइटॉन, जिसका अर्थ होता है पादप या पौधा। इनको मिलाएं तो टेरिडोफाइट बनता है, जिसका मतलब है जिस पौधे में पंख सदृश्य पर्ण या पत्तियां पाई जाती है, उन्हें टेरिडोफाइट्स के अंतर्गत रखते हैं। टेरिडोफाइट्स को हम एक और बहुत अच्छे नाम से जानते हैं, वो हैं वस्कुलर क्रिप्टोगेम्स या संवहनी क्रिप्टोगेम्स। जैसा कि आप जानते हैं, क्रिप्टो गेम्स में हम लोअर प्लांट्स को रखते हैं। लोअर प्लांट्स में कौन कौन से आते हैं? एल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। इन सभी को हम क्रिप्टो गेम्स के अंतर्गत रखते हैं। लेकिन टेरिडोफाइट्स यहाँ से किस प्रकार से अलग है कि इनमें वस्कुलर टिश्यू पाया जाता है। वस्कुलर टिश्यू मतलब संवहन ऊतक। संवहन ऊतक का अभिप्राय क्या है? पादप में संवहन करने के लिए जो ऊतक होते हैं, जिसमें मेन आते हैं जाइलम और फ्लोएम, ये यहाँ पे उपस्थित होते हैं। जबकि इससे पहले वाले ग्रुप्स जो क्रिप्टो गेम्स के थे, वहां पे ये नहीं पाए जाते। इसीलिए अगर हम इसे दो वर्ड्स में डिफाइन करना चाहें टेरिडोफाइट्स को, तो हम कह सकते हैं कि ये वस्कुलर क्रिप्टो गेम्स हैं, जिनमें संवहन ऊतक पाए जाते हैं, जो इन्हें बाकी ग्रुप से अलग बनाता है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अब हम यदि इसकी उत्पत्ति की बात करें, तो इनकी उत्पत्ति या ओरिजिन पैलियोजोइक ईरा के सिलूरियन काल में हुई थी। पैलियोजोइक ईरा के सिलूरियन काल में हुई। यदि हम बात करें ये बहुतायात से पृथ्वी पर कब प्रेजेंट थे या डोमिनेंट फेज कौन सी थी इनकी, तो बताते हैं डिवोनियन काल में ये पृथ्वी पर बहुतायात से पाए जाते थे, डोमिनेंट फेज थे। इनकी उत्पत्ति के विषय में वैज्ञानिकों के अलग अलग मत हैं। कुछ इनकी उत्पत्ति शैवाल से बताते हैं, कुछ इनकी उत्पत्ति ब्रायोफाइट से बताते हैं, और कुछ इनसे हायर प्लांट्स जिम्नोस्पर्म से बताते हैं। अब हम इनके सामान्य लक्षण को एक एक करके स्टडी करेंगे। सर्वप्रथम जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इसका, पादप काय बीजाणुद्भिद होती हैं। बीजाणुद्भिद होती हैं, इसका क्या मतलब है? इससे पहले वाले ग्रुप के प्लांट्स में, जिनमें एल्गी और ब्रायोफाइट्स की बात करते हैं, इनमें मुख्य पादप काय युग्मकोद्भिद होती है तथा अर्थात हैप्लॉइड होती हैं। जबकि यहाँ पे जो है मुख्य पादप काय बीजाणुद्भिद होती हैं, मतलब 2n या डिप्लॉइड होती है या द्विगुणित होती है। ये इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, जो इसे इससे पहले वाले क्रिप्टो गेम्स एल्गी और ब्रायोफाइट से अलग करता है। द्वितीय इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टर सेकंड की बात करें, तो इसमें पादप काय थैलॉइड नहीं होती, अर्थात जड़, तने व पत्ती या पर्ण में विभेदित होती हैं। इसका तात्पर्य क्या है? एल्गी और ब्रायोफाइट्स में हमने देखा था मुख्य पादप काय जड़, तने, पत्ती में विभेदित नहीं होती, इसीलिए हमने उन्हें थैलॉइड कहा था। जबकि यहाँ पे जड़, तने व पत्ती में विभेदित होती हैं। विभिन्न पौधों के स्वरूप और आमाप की यदि हम बात करें, तो उसमें अत्यंत विविधता पाई जाती है। स्वरूप के आधार पर या पर्ण के आधार पर हम सभी टेरिडोफाइट्स को मुख्य रूप से दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। माइक्रोफिलस टेरिडोफाइट्स, जिसे हम बोल सकते हैं लघु पर्णी टेरिडोफाइट्स, और दूसरी कैटेगरी हो गई मेगाफिलस टेरिडोफाइट्स, या हम बोल सकते हैं गुरुपर्णी टेरिडोफाइट्स। ओके, अब एक एक करके हम अंतर देखते हैं इसमें क्या होते हैं। लघु पर्णी टेरिडोफाइट्स की अगर हम बात करें, यहाँ पे
पर्ण जो है, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, तने की तुलना में छोटे आकार के होते हैं। छोटे आकार की होती है। जबकि मेगाफिलस टेरिडोफाइट्स में भी नाम से पता लग रहा है, पर्ण जो है तने की तुलना में बड़े आकार की होती है। ओके, ये फर्स्ट डिफरेंस हो गया। सेकंड डिफरेंस देखें तो यहाँ पर जो है, कहाँ पे, माइक्रोफिलस टेरिडोफाइट्स में पर्ण सरल प्रकार की होती है, जबकि मेगाफिलस टेरिडोफाइट्स में पर्ण संयुक्त प्रकार की होती है। संयुक्त प्रकार में भी दो प्रकार होते हैं, आप हायर प्लांट्स में पढ़ेंगे, पिन्नेटली कंपाउंड और पामेटली कंपाउंड। तो यहाँ पे जो पर्ण होती हैं पिन्नेटली कंपाउंड टाइप की होती है, पिन्नेटली कंपाउंड या पिच्छाकार संयुक्त प्रकार की होती है। अंतर समझते हैं, इनमें क्या होता है, सरल प्रकार की पर्ण जो होती हैं इस प्रकार की दिखाई देती हैं। ये सरल प्रकार की पर्ण है, ओके, जिसमें पर्ण फलक जो है वो विभेदित या विभाजित नहीं है। पर्ण फलक विभाजित नहीं है, टुकड़ों में डिवाइडेड नहीं है। जबकि पिच्छाकार संयुक्त पर्ण किस प्रकार की होगी, अगर उसे हम इससे बनाना चाहें तो पर्ण फलक विभाजित हो जाएगा। किस प्रकार से विभाजित होगा, इस प्रकार से। अब यदि इसका विभाजन एक बार हुआ है तो हम इसे क्या बोलेंगे, यूनिपिन्नेटली कंपाउंड, एक पिच्छाकार संयुक्त। यदि इसका पुनः विभाजन हो जाए इस तरीके से, ये जो पर्ण फलक है पुनः विभाजित हो जाए ऐसे, तो ये क्या कहलाएगा, द्विपिच्छाकार संयुक्त। इसी प्रकार से त्रिपिच्छाकार संयुक्त भी बन सकती है। तो जो टेरिडोफाइट्स है मेगाफिलस, इनमें ये सभी प्रकार की पर्ण पाई जाती है, यूनिपिन्नेटली कंपाउंड, बाईपिन्नेटली कंपाउंड, ट्राईपिन्नेटली कंपाउंड, तो एक पिच्छाकार, द्विपिच्छाकार, त्रिपिच्छाकार संयुक्त सभी प्रकार की पाई जाती है। ओके, जो थर्ड इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो पाया जाता है वो इस प्रकार से है। सरल प्रकार की जो पत्तियां पाई जाती है माइक्रोफिलस प्लांट्स, ये एक शिरीय होती है, इनमें सिर्फ एक शिरा पाई जाती है, सिंगल वेन पाई जाती है। जबकि यहाँ पे अगर हम बात करें मेगाफिलस टेरिडोफाइट्स में, यहाँ पे जटिल सिरा विन्यास उपस्थित होता है, जटिल सिरा विन्यास पाया जाता है। सिंगल वेन का मतलब है सरल प्रकार वाली लीफ में अगर हम बनाए तो यहाँ जटिल नहीं होकर के सिंगल वेन पाई जाएगी, जबकि मेगाफिलस टेरिडोफाइट्स में जटिल सिरा विन्यास पाया जाता है, जो इसका मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। इसके अलावा माइक्रोफिलस टेरिडोफाइट्स की अगर हम बात करें, यहाँ पे पर्ण मध्योतक, जिसे हम मीजोफिल बोलते हैं, अविभेदित होता है, अविभेदित होता है। जबकि मेगाफिलस टेरिडोफाइट्स की अगर हम बात करें, यहाँ पे पर्ण मध्योतक या मीजोफिल विभेदित होता है, डिफरेंशिएटेड होता है। किसमें डिफरेंशिएटेड होता है, तो ये खंभाकार कोशिकाएं जो होती हैं उसे हम बोलते हैं खंभूतक, या उसे हम पैलिसेड भी बोलते हैं, पैलिसेड, और स्पंजी ऊतक में विभेदित होता है। खंभाकार जो कोशिकाएं होती हैं जो कंपैरेटिवली लंबी होगी इस तरह से, इस तरह का मेसोफिल क्या कहलाएगा, पैलिसेड। स्पॉन्जी जो होगा वो कैसा होगा, स्पॉन्जी, स्पंज जो होता है उसका क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, वो दब जाता है, उसमें अंतराकोशिकीय अवकाश ज्यादा पाया जाता है। स्पंजी जो है इस प्रकार की होगी। तो यहाँ पे माइक्रोफिलस टेरिडोफाइट्स में पर्ण मध्योतक विभेदित है, मतलब डिफरेंशिएटेड नहीं है पैलिसेड और स्पंजी में। यहाँ पे विभेदित पाया जाता है पैलिसेड और स्पंजी में। पैलिसेड कोशिकाएं खंभे के समान होती है, इसलिए से हम खंभूतक भी कहते हैं, और स्पंजी कोशिकाओं में अंतराकोशिकीय अवकाश ज्यादा होता है। फिफ्थ जो डिफरेंस पाया जाता है जो इंपॉर्टेंट है वो कौन सा है, यहाँ पे जो पर्ण है तने के रंभ में, तने के रंभ में पर्ण विदर या जिसे हम लीफ गैप बोलते हैं नहीं बनाती। ओके, तो यहाँ पे जो पर्ण होती है तने के रंभ में पर्ण विदर नहीं बनाती, जबकि यहाँ पे लीफ गैप या पर्ण विदर बनाती है। ओके, ये 5 इंपॉर्टेंट डिफरेंस हैं जो माइक्रोफिलस और मेगाफिलस में पाए जाते हैं। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। माइक्रोफिलस टेरिडोफाइट्स, जिन्हें लघु पर्णी टेरिडोफाइट्स कहते हैं, यहाँ पर्ण तने की तुलना में छोटे आकार की होती है,
सरल प्रकार की होती हैं, एक शिरीय होती हैं, पर्ण मध्योतक अविभेदित होता है और तने के रंभ में लीफ गैप नहीं बनाती। जबकि मेगाफिलस टेरिडोफाइट्स की हम बात करें, पर्ण बड़े आकार की होती है, पिच्छाकार संयुक्त पिन्नेटली कंपाउंड होती है, जटिल सिरा विन्यास प्रदर्शित करती हैं, विभेदित होता है इसका पर्ण मध्योतक, खंभ ऊतक और स्पंजी ऊतक में, और यह पर्ण विदर बनाती हैं। अब हम इनके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। माइक्रोफिलस टेरिडोफाइट के यदि आप एग्जाम्पल लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं लाइकोपोडिया, सिलेजिनेला और इक्विसिटम भी यहीं पे आता है। जबकि मेगाफिलस टेरिडोफाइट के आप एग्जाम्पल देखना चाहें तो टेरिस, ड्रायोप्टेरिस, ग्लाइकीनिया, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। ओके, तो ये 5 डिफरेंस आपको याद रखने हैं इसमें, और साथ ही में एग्जाम्पल्स भी याद रखने हैं। अब हम टेरिडोफाइट्स के जनरल कैरेक्टर्स में आगे बढ़ते हैं। तो टेरिडोफाइट्स में पादप छोटे व वार्षिक हो सकते हैं, जिनका जीवन चक्र 1 वर्ष का होता है, और ये बड़े आकार के व बहुवर्षीय भी हो सकते हैं। यदि आप इनके एग्जाम्पल लिखना चाहें छोटे व वार्षिक पौधों में, टेरिडोफाइट्स में एजोला, जो आपने एक्वाटिक टेरिडोफाइट याद किया है, साल्विनिया ऐड कर सकते हैं। बहुवर्षीय टेरिडोफाइट्स में जो ट्री स्पीसीज है, एंजियोप्टेरिस लिख सकते हैं, और हर्बेसियस स्पीसीज जो पेरिनियल होती है, बहुवर्षीय होती है, ऑस्मंडा इसे डाल सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर पे अगर हम बढ़ें तो टेरिडोफाइट्स प्राय स्थलीय होते हैं या टेरेस्ट्रियल होते हैं, जो नम व छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं, मॉइस्ट एंड सेडी हैबिटेट्स में पाए जाते हैं। लेकिन कुछ अपवाद भी होते हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। कुछ टेरिडोफाइट्स एक्वाटिक होते हैं, या हम कह सकते हैं जलीय होते हैं। इनके नाम आपको याद करने हैं, मासी से नाम आप याद करेंगे, मासी। ओके, M stands for Marsilia, Azolla, S stands for Salvinia, I stands for Isoetes. ओके, आइसोइटीज जो है इसे कुछ लोग सेमी एक्वाटिक बोलते हैं क्योंकि दलदल में उगता है। ओके, तो ये 4 एक्वाटिक टेरिडोफाइट्स के नाम आप याद करेंगे। इसके अलावा कुछ टेरिडोफाइट्स जो है नम और छायादार स्थानों की जगह जीरोफिटिक हैबिट में भी पाए जाते हैं। जीरोफिटिक का तात्पर्य क्या है? मरूदभिदीय आवास, जो हमारे स्टेट का भी है, राइट? तो मरूदभिदीय आवास में भी पाए जाते हैं। तो ये जो मरूदभिदीय पादप हैं टेरिडोफाइट्स, इनके भी आप नाम याद करेंगे क्योंकि एक्सेप्शंस है। ओके, तो इनके नाम लिखिए। सिलेजिनेला की 3 स्पीसीज जो है मरूदभिदीय हैं, सिलेजिनेला रुपेस्ट्रिस, सिलेजिनेला लैपिडोफिला, सिलेजिनेला डेंसा। ओके, अब इक्विसिटम की भी एक स्पीसीज का आप नाम याद करेंगे, इक्विसिटम आर्विड्स। ओके, अब एक स्पीसीज ऐसी याद करेंगे जो जिसका नाम हमारे स्टेट के नाम पे है, मार्सिलिया की स्पीसीज है वो, मार्सिलिया राजस्थानेंसिस। ओके, तो हमने क्या स्टडी किया? हैबिटेट इनका सामान्यतः स्थलीय होता है, नम व छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं, लेकिन फलस्वरूप कुछ टेरिडोफाइट्स जो है एक्वाटिक होते हैं, जो जल में पाए जाते हैं। इनके एग्जांपल्स मासी से आप याद करेंगे, मार्सिलिया, एजोला, साल्विनिया एंड आइसोइटिस। ओके, कुछ जीरोफिटिक टेरिडोफाइट्स हैं जिनके नाम आप याद करेंगे स्पीसीज के साथ, सिलेजिनेला रुपेस्ट्रिस, क्योंकि ये सभी स्पीसीज इसकी जीरोफिटिक नहीं है, कुछ स्पीसीज है। तो सिलेजिनेला की 3 जातियां मरूदभिदीय आवास में पाई जाती है, रुपेस्ट्रिस, लेपिडोफिला एंड डेंसा। इक्विसिटम की आर्वेंस जाति पाई जाती है। मार्सिलिया की वह जाति जिसका नाम हमारे स्टेट के नाम पे, वो तो आपको अच्छे से याद करना है, मार्सिलिया राजस्थानेंसिस। ओके, सो ये बात हुई इसके हैबिटेट की। अब हम आगे देखते हैं, इसमें जड़ की बात करते हैं।
या रूट। सभी टेरिडोफाइट्स में एक कॉमन फीचर पाया जाता है कि इसमें प्राथमिक जड़, जिसे प्राइमरी रूट बोलते हैं, जो सबसे पहले बनने वाली रूट होती हैं, वो एफॉर्मल होती है, मतलब अल्पकालिक होती है, कुछ समय तक ही रहती हैं। ओके। तत्पश्चात इसमें एडवेंटिशियस रूट्स बनती है, जिसे आप अपस्थानिक जड़ बोलते हैं। ओके। ये कॉमन फीचर है सभी टेरिडोफाइट्स का। प्राइमरी रूट अल्पकालिक होगी और अपस्थानिक रूट जो है उसके द्वारा प्रतिस्थापित हो जाती है। ओके। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब हम नेक्स्ट आगे फीचर पढ़ते हैं इसमें, ब्रांचिंग या शाखन। टेरिडोफाइट्स में सामान्यतः दो प्रकार का शाखन देखने को मिलता है। एक लाक्सी, जिसे आप मोनोपोडियल ब्रांचिंग कहते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे ये तना है, इससे एक ब्रांच निकली, इससे आगे एक और शाखा निकली, इससे भी एक और शाखा निकली, तो ये ब्रांचिंग का पैटर्न कहलाता है मोनोपोडियल ब्रांचिंग। और दूसरे प्रकार का जो देखने को मिलता है वह है द्विभाजी रूप से शाखित, द्विभाजी रूप से शाखन होना, जिसे हम बोलते हैं डाइकोटोमसली ब्रांच्ड। तो दो तरह की शाखन देखने को मिलती है। डाइकोटोमसली ब्रांच्ड में कैसे होगा, तना जो है, जैसे ये तना है, आगे जाके दो शाखाओं में बट जाएगा, ये भी फर्दर दो शाखाओं में बट गया, ये भी दो शाखाओं में बट गया। तो इस तरीके का जो ब्रांचिंग पैटर्न होता है वो क्या कहलाता है, डाइकोटोमस ब्रांचिंग। ओके, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं हम इसमें, वस्कुलर टिश्यू या जिसे हम बोलते हैं संवन ऊतक। संवन ऊतक का मतलब होता है ऐसा ऊतक जो संवन का कार्य करता है। इसमें दो टिश्यू आते हैं, जाइलम जो जल का संचरण करता है और फ्लोएम। ओके। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, टेरिडोफाइट्स में संवन तंत्र सुविकसित होता है, सुविकसित होता है, और जिसमें जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। ठीक है। इसमें जो संवन तंत्र होता है उसे हम रंभ कहते हैं या स्टील कहते हैं। रंभ या स्टील का जो डिटेल है दूसरे वीडियो में आप डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। रंभ के विभिन्न प्रकार जो हैं दूसरे वीडियो में कवर किए गए हैं, वहां से आप देखेंगे। तो टेरिडोफाइट्स में विभिन्न प्रकार के रंभ पाए जाते हैं। यदि हम इसमें जाइलम की बात करें, जो जल का संचरण करता है टेरिडोफाइट पादप में, यह किससे मिलकर बना होता है, ट्रैकीड्स से मिलकर बना होता है। या ट्रैकीड्स को हम क्या बोल सकते हैं, वाहिनिकाएं, वाहिनिका, वाहिनिकाओं से मिलके बना होता है। और अगर हम फ्लोएम की बात करें, जो फोटोसिंथेटिक सब्सटेंस या प्रकाश संश्लेषी पदार्थ का संवहन करता है पादप में, तो यह सीव सेल्स, जिसे हम बोलते हैं चालनी कोशिकाएं, चालनी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। इनमें वेसल्स एब्सेंट होती हैं, वाहिकाएं या वेसल्स नहीं पाई जाती, लेकिन एक्सेप्शन के तौर पे कुछ टेरिडोफाइट्स ऐसे हैं जिनमें वेसल्स या वाहिकाएं पाई जाती हैं। वाहिकाओं की उपस्थिति हायर प्लांट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स का फीचर है। तो ऐसे कुछ टेरिडोफाइट जिनमें वाहिकाएं पाई जाती हैं, उनके आप नाम नोट कर सकते हैं यहाँ पे, पैरिस, विटाटा, जिसमें पाई जाती है टेरिडियम, एक्विलिना, इसमें भी वेसल्स पाई जाती हैं, और एक्टिनोप्टेरिस रेडिएटा, एक्टिनोप्टेरिस रेडिएटा, इन सभी टेरिडोफाइट्स में वेसल्स पाई जाती है। इसी प्रकार
हम कहते हैं फ्लोएम जो है सिर्फ सीव सेल से मिलकर बना होता है, लेकिन कुछ टेरिडोफाइट में सीव ट्यूब्स या चालनी नलिकाएं भी पाई जाती है। चालनी नलिकाएं भी पाई जाती है। उनके नाम आपको याद करने हैं, जिनमें चालनी नलिकाएं पाई जाती है। इक्विसिटम की जीरोफिटिक स्पीसीज इक्विसिटम आर्वेन्स में पाई जाती है। इसके अलावा इक्विसिटम की जाइजेंसियम स्पीसीज में भी पाई जाती है। ओके, तो फ्लोएम सामान्यतः सीव सेल से मिलकर बना होता है, लेकिन ये एक्सेप्शंस है जिनमें सीव ट्यूब्स पाई जाती है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स में। टेरिडोफाइट में जनन, अब हम इंपॉर्टेंट कैरेक्टर कौन सा स्टडी करें? जनन। टेरिडोफाइट में जनन बीजाणुओं के द्वारा होता है, क्योंकि मेन प्लांट बॉडी कैसी है? स्पोरोफिटिक, बीजाणुद्भिद, अतः वह बीजाणुओं के द्वारा जनन करती है, तो बीजाणुओं का निर्माण होता है। ओके, बीजाणुओं का निर्माण जिस स्ट्रक्चर में होता है उसे हम बोलते हैं स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया, या उसे हम बोल सकते हैं बीजाणुधानी। बीजाणुधानी क्या होती है? बीजाणुओं को धारण करने वाली संरचना। तो जनन किसके द्वारा होगा? बीजाणुओं के द्वारा होगा। बीजाणु किस में प्रेजेंट होंगे? बीजाणुधानी या स्पोरेंजिया में प्रेजेंट होंगे। बीजाणुधानी किस प्रकार से लगी होगी टेरिडोफाइट्स में? इसमें बहुत ज्यादा वेरिएशंस पाई जाती हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे कि टेरिडोफाइट्स में बीजाणुधानियां किस प्रकार से उपस्थित होती हैं। तो हम टाइटल लिखते हैं, टेरिडोफाइट्स में बीजाणुधानियों की उपस्थिति। अगर इस टॉपिक को हम डिटेल में देखें तो टेरिडोफाइट्स में बीजाणुधानियां मुख्य प्रकार से 6 प्रकार से उपस्थित हो सकती है। ओके, लेट अस सी। फर्स्ट जो टाइप है वो है कॉलाइन। कॉलाइन स्पोरेंजिया, जिसे आप बोलते हैं स्तंभिक प्रकार से। स्तंभिक का मतलब होता है डायरेक्टली स्टेम पे प्रेजेंट होना, मतलब स्तंभ पर सीधा प्रेजेंट है। जैसे ये स्तंभ है, लेट सपोज इसकी ब्रांचिंग हो रही है, तो बीजाणुधानी डायरेक्टली यहाँ पे पाई जाएगी इस तरीके से। तो ये रेड कलर की क्या है? स्पोरेंजिया है, जिसे हम बोलेंगे स्तंभिक प्रकार से प्रेजेंट है। अब ये किस में पाई जाती हैं? अगर आप इसके एग्जाम्पल्स लिखना चाहें तो फॉसिल टेरिडोफाइट्स में ये देखने को मिलती थी, जैसे राइनिया, जिसमें डायरेक्टली स्टेम पे पाई जाती है, और हॉर्नियोफाइटन भी इसका एग्जाम्पल में आप ऐड कर सकते। ओके, सेकेंड टाइप हम देखते हैं किस तरीके से स्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं। होता टाइप वो कोलाइन ही है, बट उसमें थोड़ा सा वेरिएशन पाया जाता है, इसलिए उसे हम अलग कैटेगरी में रखते हैं, सिनेंजिया। सिनेंजिया। ओके, सिनेंजिया में क्या होता है? एक से अधिक बीजाणुधानियां आपस में संयुक्त हो जाती है, पूर्णतया संयुक्त होकर के एक स्ट्रक्चर बनाती हैं। तो मोर देन वन स्पोरेंजिया या बीजाणुधानी संयुक्त होकर एक संयुक्त संरचना बनाती है, जिसे हमने क्या नाम दिया? सिनेंजिया। इसका अगर आप बेस्ट एग्जाम्पल लिखना चाहें तो वो एग्जाम्पल होगा साइलोटम का। साइलोटम में आपको क्या देखने को मिलता है? जैसे ये स्टेम है, स्टेम में जो सिनेंजिया है वो इस तरीके से प्रेजेंट होती है। डायरेक्टली स्टेम पे प्रेजेंट है तो हम बोल सकते हैं कोलाइन कंडीशन है, लेकिन नॉर्मल स्पोरेंजिया से अलग है, क्योंकि 3 स्पोरेंजिया आपस में संयुक्त होकर के जो स्ट्रक्चर बना रही है। अगर इसका हम सेक्शन काटें तो उसमें आपको क्लियरली दिखाई देगा कि 3 बीजाणुधानी संयुक्त हो रखी हैं। अगर इस तरीके से इसका सेक्शन काटेंगे आप तो आपको दिखाई देगा। ओके, इस तरीके से। तो 1, 2 एंड 3। इसी तरीके से और भी कुछ फॉसिल प्लांट है, जैसे याराविया है, उसमें 2 स्पोरेंजिया संयुक्त होती हैं,
तो उसमें भी सिनेंजिया टर्म अपन यूज करते हैं। थर्ड जो वेरिएशन देखने को मिलता है इन द फॉर्म ऑफ फर्टाइल स्पाइक। फर्टाइल स्पाइक, फर्टाइल स्पाइक जो है आपको कहाँ देखने को मिलता है? ऑफियोग्लोसम में। ऑफियोग्लोसम में आपकी क्या कंडीशन होगी? ऑफियोग्लोसम की कुछ जातियों में राइजोम से हर साल एक लीफ निकलती है इस तरीके से। अंडरग्राउंड राइजोम रहता है, उसे एक लीफ निकलती है। अब इस लीफ के एक्सिस में एक स्ट्रक्चर निकलता है जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से। ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर क्या है? फर्टाइल स्पाइक। ये फर्टाइल स्पाइक पर इस तरीके से स्पोरेंजिया लगे रहते हैं, जो कहाँ से निकला है? लीफ के एक्सिस से। एग्जाम्पल क्या लिख रहे हैं हम इसका? ऑफियोग्लोसम। ओके, तो ये थर्ड वेरिएशन हो गया। फर्स्ट वेरिएशन था कॉलाइन स्पोरेंजिया, सेकंड वेरिएशन स्पोरेंजिया फ्यूज होकर एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं जिसे सिनेंजिया बोल रहे हैं। थर्ड जो वेरिएशन है फर्टाइल स्पाइक की फॉर्म में। अब हम देखते हैं फोर्थ वेरिएशन क्या पाई जाती है। फोर्थ वेरिएशन स्पेसिफिक केस में आप लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ टेसल्स। टेसल्स के रूप में ये पाया जाता है, एक प्लांट है जिसे हम बोलते हैं ऑस्मंडा। से हमने स्टडी किया था हर्बेसियस पेरिनियल प्लांट में, साकीय बहुवर्षीय पादप। इसमें देखने को मिलता है फर्टाइल ब्रांचेस के एक्सिस से, फर्टाइल ब्रांचेस के सिरे पे क्या कंडीशंस होती हैं? कुछ ब्राउनिश कलर के, ब्राउनिश भूरे रंग के कुछ समूह प्रेजेंट होते हैं, क्लस्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ये किसके क्लस्टर्स है? स्पोरेंजिया या बीजाणु धानियों के। ओके, इसको हम स्पेशल नाम देते हैं टेसल्स। नेक्स्ट जो फिफ्थ वेरिएशन है वो आपको स्टडी करनी है। कोन या स्ट्रोबिलस या शंकु। ओके, कोन, स्ट्रोबिलस या शंकु कई टेरिडोफाइट्स की जातियों में पाए जाते हैं। शंकु क्या होते हैं वो समझते हैं। तो यहाँ पे जो बीजाणु धानियां होती हैं वो पर्ण की सतह पर लगती हैं। इन पर्ण जिनमें बीजाणु धानियां लग रही हैं सतह पर, उन्हें हम बोलते हैं बीजाणु पर्ण। ऐसी पर्ण जो बीजाणु धानी कैरी कर रही है जिसपे प्रेजेंट बीजाणु पर्ण कहलाएगी। कई सारे बीजाणु पर्ण संघनित होकर एक संरचना बनाते हैं। इस संरचना को हम क्या बोलते हैं? शंकु या कोन का नाम देते हैं। और ये सामान्यतः शाखाओं के सिरे पे प्रेजेंट होते हैं। जैसे मैं कोशिश करती हूँ एक बनाने की, जैसे ये इक्विसिटम का कोन बनाया मैंने। यहाँ पे कई सारे बीजाणु पर्ण संघनित होकर संरचना बना रहे हैं इस तरीके से। सिमिलरली लाइकोपोडियम में भी ऐसे ही होता है। एग्जाम्पल्स आप लिखना चाहें इसके, तो लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला, इक्विसिटम मेंशन कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है? बीजाणु पर्ण की सतह पर प्रेजेंट है और ये बहुत सारे बीजाणु पर्ण इकट्ठे होकर के एक संघनित संरचना, कंडेंस्ड स्ट्रक्चर बना रहे हैं जिसे हम कोन नाम देते हैं। सिक्स्थ वेरिएशन जो पाया जाता है टेरिडोफाइट्स में वो होता है सोरस। ये पाया जाता है फिलिकेल्स ऑर्डर के मेंबर में। फिलिकेल्स मतलब हो गया, क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे तब डिटेल में पढ़ेंगे। फिलिकेल्स ऑर्डर के मेंबर्स जो होते हैं हायर टेरिडोफाइट्स कहलाते हैं। हायर टेरिडोफाइट्स, यहाँ पे क्या कंडीशन आपको देखने को मिलती है? यहाँ पर कई सारी बीजाणु धानियां पर्ण की सतह पर, पर्ण को अब हम यहाँ क्या नाम दे रहे हैं? बीजाणु पर्ण। ओके, सो बीजाणु पर्ण की सतह पर समूह में उपस्थित होती है, समूह में उपस्थित होती है, बहुत ही पास पास में होती है। ध्यान रखने की बात है सिनेंजिया में पूर्णतः संयुक्त हो जाती है, जबकि यहाँ पे पूर्णतः संयुक्त नहीं होकर अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी मेंटेन करती है स्पोरेंजिया। ओके, तो बीजाणु धानियां बीजाणु पर्ण की सतह पर समूह में उपस्थित होती हैं। इस समूह को हम क्या कहते हैं? सोरस नाम देते हैं।
ओके, इसका डायग्राम बनाते हैं अपन। जैसे ये कोई लीफ का पिन्ना है, हायर टेरिडोफाइट्स विलिकेज ऑर्डर में, यहाँ पे किसी पर्टिकुलर अरेंजमेंट में हो सकती है, इस तरीके से प्रेजेंट है। तो ये जो रेड है, ये एक इंडिविजुअल स्पोरेंजिया नहीं है, समूह है। ओके, इसलिए इसे हम सोरस बोलते हैं। समूह में हमेशा एक से ज्यादा बीजाणुधानियां होती हैं। सिमिलरली अगर आप टेरिस का डायग्राम बनाना चाहें, तो टेरिस में इस तरीके से किनारे पे पूरा रो पाया जाता है, इस तरीके से। तो ये सोरस कहलाते हैं। अब ये जो सोरस हैं, बीजाणुधानियां किस तरीके से परिपक्व होती हैं, उसके आधार पर हमने 3 प्रकार बताए हैं। पहला प्रकार सरल सोरस, या हम बोलते हैं सिंपल सोरस। दूसरा प्रकार श्रेणीबद्ध सोरस या ग्रेडेड सोरस। और थर्ड टाइप हो जाएगा मिश्रित सोरस। ये विभाजन का आधार क्या है, कब परिपक्व होती है बीजाणुधानियां, मिक्स्ड सोरस। ओके, सरल सोरस में सभी बीजाणुधानियां एक साथ परिपक्व होती है, एक साथ परिपक्व होती है। ओके, सभी एक साथ मैच्योर होती है। यहाँ पे क्या होता है, श्रेणी में होती है। यहाँ पे केंद्रीय भाग की बीजाणुधानियां परिपक्व होती हैं, जबकि परिधि पर शिशु बीजाणुधानियां उपस्थित होती है। केंद्रीय भाग की परिपक्व होगी, जबकि परिधि की तरफ जो होगी वो शिशु बीजाणुधानियां होगी, कंपैरेटिवली इमेच्योर होगी। मिक्स्ड सोरस में बीजाणुधानियां अनियमित रूप से व्यवस्थित होती हैं, तो इनका परिपक्वन जो है अनियमित रूप से होता है, मैच्योरिटी लेवल फिक्स्ड नहीं होता है। तो सरल सोरस के अगर आपको एग्जाम्पल लिखने हैं सिंपल सोरस के, तो आप लिख सकते हैं बॉट्राइकियम, ऑफियोग्लोसम। ओके, श्रेणीबद्ध या ग्रेडेड सोरस के एग्जांपल्स में लिख सकते हैं मार्सिलिया और साइथिया। और मिक्स्ड सोरस में अगर आप एग्जांपल लिखना चाहें, पेरिस, टेरिडियम, एडियंटम, कई सारे होते हैं। ओके, तो ये थे डिफरेंट अरेंजमेंट बीजाणुधानियों के। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो। ओके स्टूडेंट्स, अब स्पोरेंजिया किस तरीके से टेरिडोफाइट्स में प्रेजेंट हो सकते हैं, इसे आप विस्तार में पढ़ चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम। ये जो स्पोरेंजिया होते हैं, इनमें स्पोरोजीनस सेल्स होती हैं। स्पोरोजीनस सेल्स, इसे हम बोलते हैं बीजाणुधानी, जो बीजाणुओं को धारण करने वाली संरचना है। इसमें बीजाणु जन कोशिकाएं होती हैं। इन स्पोर मदर सेल्स में फर्दर डिवीजन से इनका नंबर बढ़ता रहता है। एक स्टेज के बाद जब रुक जाता है नंबर, तो इन्हें हम स्पोर मदर सेल्स बोलते हैं, स्पोर मदर सेल्स। ओके, या हम इन्हें बोल सकते हैं बीजाणु मातृ कोशिकाएं। ये जो बीजाणु मातृ कोशिकाएं हैं, मातृ टर्म आती है आपको दिमाग में आना चाहिए, किसी न किसी नई चीज को जन्म देने वाली है। तो स्पोर मदर सेल्स या बीजाणु मातृ कोशिका से फर्दर क्या बनते हैं, स्पोर्स या बीजाणु बनते हैं। ओके, हमें पता है टेरिडोफाइट में जो डोमिनेंट फेज होती है स्पोरोफिटिक जनरेशन होती है। तो ये जो स्पोरोजिनस सेल्स थी, ये 2n कंडीशन में थी। स्पोर मदर सेल्स भी डिप्लॉयड थी, लेकिन जो स्पोर्स बनते हैं वो हैप्लॉयड बनते हैं। तो जब भी स्पोर मदर सेल्स का नाम आएगा, तो नाउ इट इज गोइंग टू गिव बर्थ टू स्पोर्स, एंड अ स्पेशल टाइप ऑफ डिवीजन विच इज टेकिंग प्लेस इज रिडक्शनल डिवीजन, या हम कह सकते हैं अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस। मियोसिस होता है जिसमें गुणसूत्र या क्रोमोसोम्स की संख्या आधी रह जाएगी, तो 2n का हाफ क्या हो गया, n। तो स्पोर्स जो होते हैं वो हैप्लॉयड होते हैं। ओके, आई होप यहां तक आपको क्लियर है। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि टेरिडोफाइट्स की अगर हम बात करें,
इनको हम स्पोर्स के आधार पर 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं टेरिडोफाइट्स को। पहला है होमोस्पोरस जेनेरा और दूसरा है हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स। ओके, टेरिडोफाइट्स को स्पोर्स के आधार पे हमने विभाजित किया है। होमोस्पोरस को हम बोलते हैं समबीजाणुक और हेटेरोस्पोरस को हम कहते हैं विषम बीजाणुक। तो नाम से ही पता लग रहा है समबीजाणुक मतलब सभी बीजाणु समान प्रकार के हैं, दे ऑल आर ऑफ सिमिलर टाइप। ओके, तो ये जो जेनेरा होते हैं इनमें बीजाणु धानी में बनने वाले सभी बीजाणु समान प्रकार के होते हैं और टेरिडोफाइट्स के अधिकांश जेनेरा होमोस्पोरस टाइप के ही होते हैं। विषम बीजाणुक में 2 प्रकार के स्पोर्स बनते हैं। पहला जो है लघु बीजाणु और दूसरा होगा गुरु बीजाणु। इन्हें हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर्स और इन्हें हम बोलेंगे मेगास्पोर्स। तो जो गुरु बीजाणु हैं वो नाम से ही पता लग रहा है बड़े साइज के हैं, लघु बीजाणु छोटे साइज के हैं। इनमें अंतर हम देखते हैं क्या क्या होता है। तो लघु बीजाणु छोटे आकार के होते हैं जबकि ये गुरु बीजाणु बड़े साइज के या बड़े आकार के होते हैं। इनमें ध्यान रखने की बात यह है सिर्फ आकारिकीय डिफरेंस नहीं पाया जाता बल्कि क्रियात्मक रूप से भी ये एक दूसरे से भिन्न होते हैं। कैसे? तो लघु बीजाणु जब अंकुरित होते हैं तो इससे नर युग्मकोद्भिद बनता है, जबकि गुरु बीजाणु जब अंकुरित होंगे तो इससे मादा युग्मकोद्भिद बनेगा। ओके, तो हम कह सकते हैं इनमें क्या डिफरेंस पाया जाता है कि जो माइक्रोस्पोर्स हैं वो मेल गैमेटोफाइट बनाएंगे जबकि मेगास्पोर्स जो है फीमेल गैमेटोफाइट बनाएंगे। मेल गैमेटोफाइट का क्या काम होगा? इसमें एंथीडिया या पुंधानी बनेगी। एंथीडिया जैसे हम बोलते हैं पुंधानी बनेगी और यहाँ पे मादा जननांग स्ट्रक्चर आर्की गोनिया या स्त्री धानी बनेगी। ओके, अब इसमें क्या बनेंगे? एंथीरोजोइड्स या पुमनु बनेंगे और आर्की गोनिया में एग सेल या अंड कोशिका बनेगी। ओके, तो ये इनमें डिफरेंस पाया जाता है। अब हेटेरोस्पोरस जेनेरा टेरिडोफाइट्स में अपेक्षाकृत कम होते हैं, लेकिन हेटेरोस्पोरी की शुरुआत यहाँ पर टेरिडोफाइट्स में हो चुकी है। हेटेरोस्पोरी कैसे इंपॉर्टेंट है इसे हम एक अलग टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे, हेटेरोस्पोरी एंड सीड हैबिट। ध्यान रखने की बात है हेटेरोस्पोरी यहाँ पे टेरिडोफाइट में स्टार्ट होती है और आगे के जो हायर प्लांट्स है जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में ये कैरेक्टर कैरी फॉरवर्ड होता है, वहां के सभी जेनेरा हेटेरोस्पोरस होते हैं। तो शुरुआत हेटेरोस्पोरी की यहीं पर होती है। और एक अलग टॉपिक जिसमें हम विषम बीजाणुकता एवं बीजीय प्रवृत्ति पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे कि ये जो हेटेरोस्पोरस प्लांट्स हैं किस तरीके से सीड हैबिट की शुरुआत शो करते हैं। ओके, अब हम देखते हैं एग्जाम्पल्स कुछ हेटेरोस्पोरस जेनेरा के। मैं आपको यहाँ पे 9 लिविंग जेनेरा बता रही हूँ जिनमें हेटेरोस्पोरी पाई जाती है। केवल 9 लिविंग जेनेरा है, बाकी सारे जो लिविंग जेनेरा है जीवित वंश है वो सारे कैसे होंगे? होमोस्पोरस होंगे। तो 9 लिविंग जेनेरा के आप नाम याद कर लीजिए। इनके अलावा अगर कोई लिविंग जेनेरा आपसे पूछा जाता है तो आप बता सकते हैं वो होमोस्पोरस है। इसके लिए हम एक फॉर्मूला बनाते हैं, आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, सिया राम पी स्क्वायर। ओके, तो इसमें 9 जेनेरा आते हैं, आप अपने अकॉर्डिंगली कोई भी फॉर्मूला बना लीजिएगा। इनके हम नाम लिखते हैं सिलाजिनेला, स्टाइलाइटिस, साल्विनिया, आइसोइटिस, एजोला, रेग्निलीडियम, मार्सिलिया, पिलुलेरिया एंड प्लेटिजोमा। ओके,
तो ये 9 जीवित वंश है जिसमें हेटेरोस्पोरी टेरिडोफाइट्स में पाई जाती हैं। इसके अलावा जितने भी जीवित वंश है, ध्यान रखने की बात है, हम लिविंग टेरिडोफाइट्स की बात कर रहे हैं, फॉसिल प्लांट्स की नहीं कर रहे हैं। फॉसिल प्लांट्स में भी कुछ हेटेरोस्पोरस प्लांट्स थे जो हम जिनके कुछ एग्जांपल्स हम स्टडी करेंगे आगे, जो टॉपिक पढ़ेंगे हेटेरोस्पोरी का उसमें। यहाँ पे सिर्फ जीवित वंश में इन 9 में ही पाई जाती हैं टेरिडोफाइट्स में हेटेरोस्पोरी। ओके, तो हेटेरोस्पोरी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, 9 जेनेरा है, आपको याद रखने हैं। इन्हें याद करना बहुत आसान है क्योंकि कोई भी फॉर्मूला बना लीजिए। और जो 4 मैंने आपको मार्सी वाले एक्वेटिक टेरिडोफाइट्स बताए थे, मार्सिलिया, एजोला, साल्विनिया एंड आइसोइटिस, ये 4 तो आपने अभी तक याद कर ही लिए होंगे, आई होप सो। अब आपको ध्यान ये रखना है, माइक्रोस्पोर्स जिन बीजाणुधानी में बनते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोरेंजिया। ओके, कुछ टर्म्स है टेरिडोफाइट में जो याद रखनी है। जैसे अगर होमोस्पोरस जेनेरा है तो होमोस्पोरस जहां बन रहे हैं उसको हमने क्या नाम दिया? स्पोरेंजिया। ओके, या हम सिंपली कहते हैं बीजाणुधानी। बीजाणुधानी, यहाँ पे है ये बीजाणु। ओके, ये जिस पर्ण पे लगे होते हैं स्पोरेंजिया, उसे हम क्या बोलते हैं? बीजाणु पर्ण। बीजाणु पर्ण, ओके, या स्पोरोफिल। इसी तरीके से जहां पे माइक्रोस्पोर्स लगेंगे, माइक्रोस्पोर्स, या हम कह सकते हैं लघु बीजाणु, उस स्पोरेंजिया को हम क्या नाम देंगे? माइक्रोस्पोरेंजिया। तो ये टर्म्स आप अभी याद करेंगे तो आगे समझने में आसानी रहेगी। या हम बोल सकते हैं लघु बीजाणुधानी, ऐसी बीजाणुधानी जिसमें लघु बीजाणु बन रहे हैं। ठीक है, ये जिस पर्ण पे लगेंगे उसे हम क्या बोलेंगे? लघु बीजाणु पर्ण। ओके, या हम बोल सकते हैं माइक्रोस्पोरोफिल। सिमिलरली जहां मेगास्पोर्स बन रहे हैं, मेगास्पोर्स या जिसे हमने गुरु बीजाणु कहा है, वो कहां पे बन रहे हैं? मेगास्पोरेंजिया में। ओके, और हिंदी में हम इसे कहेंगे गुरु बीजाणुधानी। जिस पर्ण पे ये लगे होंगे उसे हम बोलेंगे गुरु बीजाणु पर्ण। ओके, ये कुछ टर्म्स है जो आपको याद रखनी है, जो आपके आगे काम आएगी। अब हमने क्या देखा? स्पोर्स बनते हैं, और ये जो स्पोर्स होते हैं या बीजाणु जो होते हैं, युग्मकोद्भिद प्रावस्था की प्रथम कोशिका है। इनसे क्या बनता है? युग्मकोद्भिद बनता है। और अभी हमने क्या समझा? होमोस्पोरस जेनेरा में युग्मकोद्भिद जो है बनता है, इसे एक ही तरह का बनता है। अब इसमें जातियां मोनोइसिस या डायोसिस हो सकती हैं, एक लिंगाशयी या द्विलिंगाशयी हो सकती है। यहाँ पे जो हेटेरोस्पोरस जेनेरा है, इसमें नर युग्मकोद्भिद व मादा युग्मकोद्भिद अलग अलग बनते हैं। ओके, अब जो होमोस्पोरस जेनेरा के युग्मकोद्भिद हैं, ये जड़ तने पत्ती में विभेदित नहीं होते, और इन्हें हम क्या बोलते हैं? प्रोथैलस बोलते हैं। ओके, तो इन्हें हम क्या नाम देते हैं? प्रोथैलस। इन्हीं पर क्या लगेंगे? एंथीडिया और आर्किगोनिया बनेंगे। एंथीडिया और आर्किगोनिया जो है, समबीजाणुक वंशों में एक ही प्रोथैलस पे भी लग सकते हैं, तब हम उसे उभय लिंगाश्री या मोनोइसियस बोलेंगे, और अलग अलग प्रोथैलस पर भी लग सकते हैं। लेकिन जो हेटेरोस्पोरस जेनेरा है उसमें हमने क्या देखा? वो हमेशा कैसे होंगे? डायोसियस ही होंगे, एक लिंगाश्री ही होंगे, राइट? अब हम एंथीडिया और आर्किगोनिया के स्ट्रक्चर के विषय में आगे पढ़ते हैं। एंथीडिया या पुंधानी, जैसा कि आपने बायोफाइट्स में स्टडी किया है, बायोफाइट्स में कैसे होती है एंथीडिया? एक एंथीडियल जैकेट, पुंधानी का जैकेट पाया जाता है जो बंदे कोशिकाओं का होता है, और उसके अंदर जो है पुमणु या एंथेरोजॉइड्स बनते हैं। ओके, तो कैसी होती हैं? इस तरह की होगी। इसमें एक जैकेट होगा जो बंदे कोशिकाओं का है, अंदर जो कोशिकाएं हैं एंड्रोसाइट मदर सेल्स होगी जो विभेदित होकर एंथेरोजॉइड्स बनाएगी। ओके, स्त्री धानी की अगर हम बात करें,
त्रिधानी या अर्किगोनिया। ये भी ब्रायोफाइट से सिमिलैरिटी शो करती हैं, किस तरह का स्ट्रक्चर होगा। 4 रो की नेक होगी इसमें और लोअर फूला हुआ भाग इसमें वेंटर कहलाएगा। ये भाग हो गया वेंटर, ये भाग हो गया नेक। नेक मतलब ग्रीवा और ये लोअर पार्ट हो गया अंडथा या वेंटर। ओके, ग्रीवा में जो यहाँ पे कोशिकाएं होगी उन्हें हम बोलते हैं नेक कैनाल सेल्स। ओके, ये जो कोशिकाएं आपने बनाई है ये क्या कहलाती है, नेक कैनाल सेल, या हम बोल सकते हैं ग्रीवा नाल कोशिकाएं। ओके, वेंटर में जो 2 सेल्स प्रेजेंट होती हैं, एक तो होगी वेंटर कैनाल सेल, वेंटर कैनाल सेल, ये अंडथा नाल कोशिका। और सबसे इंपॉर्टेंट जो ये वाली सेल होती हैं, दिस इज एग सेल या अंड कोशिका। ओके, टर्मिनल पार्ट पे आप 4 कवर सेल्स देख सकते हैं। ओके, ये कवर सेल्स है और जो यहाँ पे नेक बनी हुई है ये 4 रो से मिलके बनी हुई है। ओके, तो ये इसका स्ट्रक्चर है। जब निषेचन होगा तब ये जो एंथेरोजॉइड्स बने हैं एंथीडिया से, वहां से फ्री होकर के ये आर्किगोनिया की तरफ आएंगे। ये मूवमेंट कीमोटैक्टिक मूवमेंट होता है। जैसे ही ये यहाँ पे आएंगे वैसे ही क्या कंडीशन आपको देखने को मिलेगी, कवर सेल्स एक दूसरे से दूर हो जाएगी, नेक कैनाल सेल्स, वेंटर कैनाल सेल, ये सब डीजनरेट हो जाएगी, ये सब क्या होगी, खत्म हो जाएगी। इनके खत्म होने के कारण और कवर सेल्स के दूर जाने के कारण जो एंथेरोजॉइड्स हैं वो यहाँ तक आ जाएंगे अंड कोशिका तक और उसे निषेचित करेंगे। निषेचन के फलस्वरूप ये जो वेंटर वाला पार्ट है यहाँ पे अब क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। ये क्या बन गया, जाइगोट, या जिसे हम बोलते हैं युग्मनज। ये युग्मनज जो होता है स्पोरोफिटिक जनरेशन की फर्स्ट सेल होता है, प्रथम कोशिका होता है, फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफिटिक जनरेशन। ओके, इस जाइगोट में फर्दर डिवीजन होंगे और डिवीजन के फलस्वरूप यहाँ पे भ्रूण का विकास होगा। तो जाइगोट से क्या बनेगा, जाइगोट, या जैसे हम युग्मनज बोलते हैं, कुछ बुक्स में इसे निषिक्तांड भी लिखा हो सकता है। इसमें विभाजन होंगे और विभाजन के फलस्वरूप क्या बनेगा, भ्रूण या एम्ब्रियो का विकास होगा। इस जाइगोट में जब प्रथम विभाजन होगा तो वो विभाजन पोलैरिटी या ध्रुवता डिसाइड करता है। कैसे, तो शीर्षस्थ और आधारीय भाग कौन सा होगा वो डिसाइड होगा उसमें। शीर्षस्थ ध्रुव प्ररो शीर्ष बनाएगा। ओके, तो जब डिवीजन होगा जाइगोट में, ये जाइगोट है, इसमें जो डिवीजन हुआ ये जाइगोट कहाँ पे है, आर्किगोनिया के भीतर है इस तरीके से। ओके, आर्किगोनिया के वेंटर में है। तो जो ऊपर वाली सेल है अगर ये एपिकल सेल है या जिसे हम शीर्षस्थ कोशिका बोल सकते हैं, शीर्षस्थ कोशिका, और लोअर सेल को क्या बोलेंगे, बेसल सेल या आधारीय कोशिका। एपिकल सेल हमेशा क्या बनाएगी, शूट एपेक्स बनाएगी या प्ररोह शीर्ष बनाएगी, जबकि जो आधारीय ध्रुव है वो हमेशा क्या बनाएगा, रूट बनाएगा और फुट भी बनाएगा। मेनली इसे जड़ का निर्माण होगा। ओके, फुट एंड रूट्स का निर्माण होगा। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब इनकी पोजीशन क्या है एपिकल सेल की और बेसल सेल की,
अगर वो आर्किगोनिया के शीर्ष भाग की ओर है, तो फिर इस तरह का जो भ्रूण बनेगा, अगर एपिकल सेल टुवर्ड्स द नेक ऑफ आर्किगोनिया है, नेक की तरफ है, सिर से दूर बाहर की तरफ है, तो इससे जो भ्रूण बनेगा, उसे हम बहिर्मुखी भ्रूण बोलेंगे, या हम बोलेंगे एक्सोस्कोपिक एम्ब्रियो। जैसा कि हमने यहाँ डायग्राम में बताया, एपिकल सेल कहाँ है? टुवर्ड्स द नेक ऑफ द आर्किगोनिया, ओके। और बेसल सेल कहाँ है? टुवर्ड्स द बेसल पार्ट ऑफ द आर्किगोनिया। इससे जो बनेगा वो कहलाएगा एक्सोस्कोपिक एम्ब्रियो। इसके विपरीत जो अवस्था है, जिसमें एपिकल सेल आर्किगोनिया के नेक की तरफ नहीं होकर स्त्रीधानी या आर्किगोनिया के आधारीय भाग पे हो, अगर एपिकल सेल आधारीय भाग पे है आर्किगोनिया के, तो इसे हम क्या बोलेंगे? अंतर्मुखी भ्रूण। इससे जो भ्रूण बनेगा उसे हम नाम देते हैं अंतर्मुखी भ्रूण। तो टेरिडोफाइट्स में दोनों कंडीशन पाई जाती हैं, बहिर्मुखी और एंडोस्कोपिक या अंतर्मुखी कंडीशन। दोनों कंडीशंस टेरिडोफाइट्स में पाई जाती है, ओके। यहाँ तक आई होप आपको क्लियर होगा। अब एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपको यहाँ पे देखना है, वो ये है कि ये जो भ्रूण है, ये फर्दर विभाजित होकर के क्या बनाएगा? बीजाणुद्भिद पादप बनाएगा। बीजाणुद्भिद या स्पोरोफिटिक प्लांट बनाएगा, ओके, जो जड़, तने और पत्ती में विभेदित होगा। तो इस प्रकार से टेरिडोफाइट्स में बीजाणुद्भिद और युग्मकोद्भिद प्रावस्थाएं एकांतर क्रम में पाई जाती हैं। तो हम क्या कह सकते हैं? हेटेरोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलता है, या हम जिसे बोल सकते हैं विषम आकृतिक पीढ़ी एकांतरण देखने को मिलता है। सो स्टूडेंट्स, हमने बात की टेरिडोफाइट्स में हेटेरोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। अब हम इसके जीवन चक्र का आरेख बनाकर समझते हैं। तो इसमें दो प्रकार के आरेख आप बनाएंगे। एक तो होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स के, जिनमें सभी स्पोर्स समान प्रकार के होते हैं, होमोस्पोरस या समबीजाणुक वंश का। इसमें ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या पीढ़ी एकांतरण किस प्रकार से होता है वह देखते हैं। तो यहाँ पे हम बनाते हैं, जस्ट अ मिनट, स्पोरोफाइट जो जड़, तने और पत्ती में विभेदित होता है, सही। ये कैसे कंडीशन में है? 2n कंडीशन में है। अब उसके बाद में हम बनाते हैं इससे, स्पोरोफाइट पे क्या बनते हैं? स्पोरेंजिया या बीजाणुधानी बनती है। बीजाणुधानी में क्या बनते हैं? स्पोर्स बनते हैं। स्पोर्स कैसे बनते हैं? तो रिडक्शनल डिवीजन या मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन के बाद बनते हैं, राइट। ये स्पोर्स क्या बना रहे हैं? ये स्पोर्स गैमेटोफाइट बनाते हैं। तो यहाँ पे हम मेंशन करते हैं गैमेटोफाइट बन रहा है, ओके। तो गैमेटोफाइट क्योंकि स्पोर्स से बना है, स्पोर्स यहाँ पे एन कंडीशंस में आ गए थे, तो गैमेटोफाइट भी कैसा होगा? हैप्लॉइड होगा। ये गैमेटोफाइट जो है, इस पे क्या बनेगा फर्दर? एंथीडिया एंड आर्किगोनिया बनेंगे। तो यहाँ पे हम मेंशन करते हैं एंथीडिया आर्किगोनिया, ओके। एंथीडिया या पुंधानी, आर्किगोनिया या स्त्रीधानी। एंथीडिया में क्या बनते हैं? एंथेरोजॉइड्स या पुमणु बनते हैं। आर्किगोनिया में क्या बनती है? एग सेल बनती है। फिर क्या होगा? इनमें निषेचन होता है, जिसे हम बोल सकते हैं फर्टिलाइजेशन, ओके। जिसके फलस्वरूप क्या बनेगा? जाइगोट। और जाइगोट से पुनः विभाजन के बाद एम्ब्रियो बनेगा, और एम्ब्रियो से क्या बनेगा? स्पोरोफाइट बनेगा। तो यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं? यहाँ पे आप देखते हैं स्पोरोफाइट है, ओके। स्पोरोफाइट से क्या बना फर्दर? स्पोरोफाइट से स्पोरेंजिया, बीजाणुधानी। बीजाणुधानी में क्या बन गए? स्पोर्स बन गए। स्पोर्स के बाद गैमेटोफाइट बना स्पोर्स से,
और एंथीडिया और आर्किगोनिया बनेंगे उस पे, फिर एंथेरोजोइट्स बनेंगे, एक्सेल बनेगा आर्किगोनिया में, दोनों में निषेचन होगा और जाइगोट या युग्मनज या निषिक्तांड बनेगा और जो भ्रूण बना करके बाद में स्पोरोफाइट बनाएगा, राइट। तो ये तो बात हुई समबीजाणुक वंश की। अब हमने ये भी देखा था कुछ हेटेरोस्पोरस जेनेरा भी होते हैं, 9 लिविंग आपने स्टडी किए थे, राइट। तो अब उसमें देखते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन किस प्रकार से होता है हेटेरोस्पोरस जेनेरा में। तो हम देखेंगे हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स में ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन किस प्रकार से होगा। तो यहाँ पे भी स्पोरोफाइट होगा, स्पोरोफाइट या बीजाणुद्भिद जो मुख्य प्रावस्था होती है वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। ओके, ये स्पोरोफाइट किस प्रकार का है, 2n कंडीशन है। तो यहाँ पे हम मेंशन करते हैं ये 2n, राइट। इस स्पोरोफाइट पे क्या बन रहे हैं, माइक्रो एंड मेगा स्पोरेंजिया। यहाँ पे हम दो तरह के स्पोरेंजिया बनाएंगे, माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया लघु बीजाणुधानी, मेगास्पोरेंजिया। ओके, मेगास्पोरेंजिया ये गुरु बीजाणुधानी। इसमें क्या बनेंगे, माइक्रोस्पोर्स, यहां बनेंगे मेगास्पोर्स। ओके, तो अब इनमें जर्मिनेशन होगा और जर्मिनेशन के बाद माइक्रोस्पोर से क्या बनता है, हमने स्टडी किया मेल गैमेटोफाइट, राइट, नर युग्मकोद्भिद बनेगा। तो ये हमने बना दिया मेल गैमेटोफाइट। अब इसकी कंडीशन क्या होगी, ये हैप्लॉइड होगा क्योंकि माइक्रोस्पोर्स मेगास्पोर्स ये सब क्या है, हैप्लॉइड कंडीशन है। क्योंकि जब ये बनते हैं तो क्या होता है, रिडक्शनल डिवीजन के फलस्वरूप बनते हैं। सिमिलरली मेगास्पोर्स क्या बनाएंगे, तो मेगास्पोर्स बनाएंगे फीमेल गैमेटोफाइट या मादा युग्मकोद्भिद, राइट। तो अब ये बन गया फीमेल गैमेटोफाइट, ये भी कैसा है, हैप्लॉइड है, राइट। प्लॉइडी लेवल इसका भी हैप्लॉइड होगा। अब मेल गैमेटोफाइट पे क्या लगेंगे, एंथीडिया। तो यहाँ पे क्या बन रहे हैं, एंथीडिया या पुंधानी। और यहाँ पे क्या बनेंगे, आर्किगोनिया या स्त्रीधानी। आर्किगोनिया में क्या बनेगी, एक्सेल। एंथीडिया में क्या बनेंगे, एंथेरोजॉइड्स या पुंमणु, राइट। अब एक्सेल और एंथेरोजॉइड्स आपस में जुड़ेंगे और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, निषेचन या फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है, जाइगोट। और जाइगोट कैसा हो गया, अब इसकी कंडीशन प्लॉइडी लेवल 2n, क्योंकि एक्सेल कैसी थी n, एंथेरोजॉइड्स n, तो जाइगोट या युग्मनज कैसा हो गया 2n। ये पहले एम्ब्रियो बनाएगा और एम्ब्रियो बनाकर ये स्पोरोफाइट बनाएगा। तो ये हेटेरोस्पोरस जेनेरा में ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इस तरीके से पाया जाता है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अगली क्लास में हम एफिनिटीज ऑफ टेरिडोफाइट्स पढ़ेंगे। स्टार्टिंग में हमने जब ओरिजिन स्टडी किया था तो हमने बात की थी कुछ वनस्पति शास्त्री टेरिडोफाइट्स का उद्भव शैवाल से मानते हैं, कुछ ब्रायोफाइट से मानते हैं और कुछ इससे हायर ग्रुप जिम्नोस्पर्म से मानते हैं। तो इन ग्रुप्स के साथ टेरिडोफाइट्स की क्या बंधुता है, क्या एफिनिटीज है, ये हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। इससे रिलेटेड जो भी हमने पढ़ा है अभी जनरल कैरेक्टर्स में, इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।